माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4 9th क्लास का केमिस्ट्री का बताएंगे। और इसके पहले मैंने वीडियो में आपको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम समझाया था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपको समझाया था और कहा था कि न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी की थी, जो बताया था, वो है न्यूक्लियस की खोज की थी। उन्होंने बताया था न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उसकी चारों ओर मूव करता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मूव करते हुए जब इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लॉस कर रहा है तो लॉस करते करते अचानक वो नाभिक में जा गिरेगा, उसका स्थायित्व कुछ नहीं रहेगा। तो एटम के, लेकिन एटम जो है वो स्टेबल होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए नया मॉडल हमें पढ़ना है। और नया मॉडल जो है वो है बोर एटॉमिक थ्योरी, बोर्स एटॉमिक थ्योरी। और बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल में सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, सर्कुलर पाथ पे या वृत्ताकार में घूमता है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, सर्कुलर पाथ पे या सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर। सर्कुलर ऑर्बिट पे में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है या घूमता है, घूमता है पहला। दूसरा इन्होंने ये बताया जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो प्रत्येक ऑर्बिट या शेल का एक निश्चित एनर्जी लेवल है, निश्चित एनर्जी लेवल है, फिक्स्ड एनर्जी उसमें है, लेवल है। और इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी लेवल या उसी शेल में घूमता है जिसमें उसके जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग वो NH/2 पाई के बराबर हो। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन, जैसे ये हमारा ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर हमारे बहुत सारे शेल्स उपस्थित हैं। तो न्यूक्लियस, सपोज करो ये n=1 है, n जो है वो क्या है, शेल। शेल के कितने शेल हैं, तो n=1 होगा तो पहला शेल, n=2 है तो वो दूसरा शेल, n=3 है तो वो तीसरा शेल। तो ये n=3 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन उसी शेल में घूमेगा जहां पर उसकी कोणीय संवेग NH/2 पाई हो। तो इलेक्ट्रॉन उसी शेल में मूव करेगा या उसी शेल में मूव करेगा या घूमेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग MVR, हम इसको कहते हैं कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई के बराबर हो। MVR = NH/2 पाई, जिसमें इसकी वैल्यू ये बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन उसी में ही उसी शेल में मूव करेगा। तो जहां पे वो मूव करता है उसको हम कहते हैं स्टेशनरी लेवल, है ना, उसको हम कहते हैं निश्चित ऊर्जा स्तर। इलेक्ट्रॉन सपोज करो हमारा सेकंड लेवल पे घूम रहा है, सेकंड शेल में घूम रहा है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, स्टेशनरी एनर्जी लेवल, निश्चित ऊर्जा स्तर। तो जिस इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूम रहा है, जिस शेल में घूमेगा उसका एक निश्चित ऊर्जा लेवल होगा और उस शेल को हम कहेंगे, उसके शेल को हमारा रहेगा, वो होगा स्टेशनरी एनर्जी लेवल, या हम बोल सकते हैं निश्चित ऊर्जा स्तर। इलेक्ट्रॉन उसी शेल में घूमेगा जिसमें उसकी कोणीय संवेग NH/2 पाई के बराबर होगी, और जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस शेल को हम कहेंगे उसकी स्टेशनरी एनर्जी लेवल या निश्चित ऊर्जा स्तर। थर्ड पॉइंट जो है वो बोर्स ने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित ऊर्जा
कक्षक में घूम रहा है तो उसमें ना वो एनर्जी लूज करता है ना ही वो गेन करता है। तो ये क्या है कि सपोज करो जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल नंबर 2 पे मूव कर रहा है क्योंकि इसकी कोणीय संवेग इससे मैच कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस सेकंड शेल में घूमता है तो उसमें ना ही वो ऊर्जा को, ना ही वो एनर्जी लॉस करेगा, ना ही वो एनर्जी गेन करेगा। उसकी एनर्जी क्या होगी, स्टेबल होगी, मतलब वो ना कोई चेंज नहीं होगा, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो उसी शेल में वो घूमता ही रहता है और कहीं नहीं जाएगा, बस उसी शेल में घूमेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन है इट रिवॉल्व अराउंड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in a stationary energy level, and during revolution no exchange of energy या no energy will loss or gain or loss। तो ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी एनर्जी लेवल पे रहता है या घूमता है वहां पे ना वो एनर्जी लूज कर रहा है ना वो गेन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब कहीं बाहर से लेता है या ड्यूरिंग रिएक्शन उसको कहीं से एनर्जी प्रमोट होती है तो वो एनर्जी को लेकर अपने जिस लेवल में है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, या उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अपने कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर तभी जाएगा जब इलेक्ट्रॉन बाहर से उसको एनर्जी मिलेगी। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है एनर्जी, तभी क्या होता है, देयर विल बी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। सपोज करो इलेक्ट्रॉन हमारा सेकेंड लेवल पे है, सेकेंड शेल में है, तो एनर्जी इसको अगर हम एब्जॉर्ब करेगा ये इलेक्ट्रॉन तो वो सेकेंड से लेकर थर्ड में जा सकता है, या एनर्जी जो है वो उसने एब्जॉर्ब ना करके क्या हुआ, उसने रिलीज किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो कोणीय संवेग है वो सेकंड से मैच नहीं करेगा तो सेकंड फर्स्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तभी होगा जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाए या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल पे आ सकता है। तो लेकिन जब ये तभी होगा जब हम इसको प्रमोट करेंगे एनर्जी या एनर्जी देंगे, तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर या लोअर टू हायर। लेकिन जब ऐसी सिंपल हमारा परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने सेम जो भी हमारा स्टेशनरी एनर्जी लेवल है उसी में ही घूमता रहेगा। उस टाइम पे ना वो एनर्जी लूज करेगा ना ही वो गेन करेगा। अभी मैंने जब आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। अब देखिए सपोज करो हमारा इलेक्ट्रॉन n=1 है, n=2 है, n=3 है, ये शेल्स है, दीज आर शेल्स, ओके। अब इलेक्ट्रॉन हमारा इधर है, इलेक्ट्रॉन 1 में है, और अगर हमने इसको एनर्जी दिया तो 1 से लेकर 2 में चला गया, फिर 2 से जब वो वहां पे स्टेबल नहीं हुआ, यहाँ पे स्टेबल नहीं होता है, इट्स अनस्टेबल, तो वो फिर से वापस आएगा और जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो हमको एज अ रेडिएशन हमको मिलता है, एज अ रेडिएशन हमको मिलेगा। तो इतनी एनर्जी वो क्या करेगा, वो इमिट करेगा। तो इमिट एनर्जी, तो यहाँ पे सपोज करो इस लेवल पे एनर्जी लेवल 1 है और इसका E2 है, तो व्हाट इज डेल्टा E? डेल्टा E विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, और ये डेल्टा E ही हमारा क्या कहलाएगा, रेडिएशन। दिस इज रेडिएशन। अब कितना रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया
या कितना उसने इमिट किया, वो डिपेंड करता है कि वो कैसा है। सपोज फिर इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 1 में है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे गया। हाई एनर्जी लेवल पे वो अनस्टेबल है, तो वो फिर से अपने ग्राउंड स्टेट पे आएगा या जहां पे था लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, और जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो इमिट करेगा। और वो जो इमिट करेगा रेडिएशन, वो हमको रेडिएशन डेल्टा ई के रूप में मिलेगा। और सपोज करो n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी लेवल E1 है और एनर्जी n इक्वल टू 2 के लिए एनर्जी लेवल E2 है, तो हमारा डेल्टा E क्या होगा, डेल्टा E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। कितनी एनर्जी उसकी रेडिएशन एज ए रेडिएशन के रूप में मिलेगी, वो एनर्जी हमको डेल्टा E बताएगा। सपोज करो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा n इक्वल टू 3 में है और उसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया, एनर्जी उसने इमिट कर दिया, तो वो n इक्वल टू 3 से लेकर यहाँ पे आ जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और इमिशन भी हो सकता है। तो डेल्टा ई हमारा इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बोर एटॉमिक थ्योरी मैंने आपको बताया कि जो बोर ने एटॉमिक थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है, लेकिन वो एक निश्चित एनर्जी ऊर्जा लेवल पे घूमता है और उसी एनर्जी लेवल पे घूमेगा जिसकी कोणीय संवेग NH/2 पाई होता है। और ड्यूरिंग रिवोल्यूशन जिस स्टेशनरी शेल में वो घूम रहा है वहां पे वो ना ही एनर्जी को लूज करेगा ना ही वो गेन करेगा। केवल एनर्जी लूज और गेन तब होगा जब उसको प्रमोशन एनर्जी मिलेगी, बाहर से एनर्जी मिलेगी, तो वो एनर्जी को लूज भी कर सकता है, गेन भी इमिट कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है। और उस एनर्जी को जो एब्जॉर्ब किया है या जो इमिट किया है वो हम डेल्टा ई के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताया। बोर के अनुसार बहुत कुछ हमने बताया कि परमाणु मॉडल हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है एक निश्चित ऊर्जा स्तर पे घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये जो बोर, इसकी लिमिटेशंस हम देखेंगे क्या क्या लिमिटेशंस हैं या दोष हम बोलते हैं, लिमिटेशन या दोष। बोर के अनुसार ये जो थ्योरी है वो केवल ऐसे परमाणु पे लागू होता है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, या आयन है या तो परमाणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन। सो इट इज ओनली एप्लीकेबल टू एटम और आयन containing one electron। ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन पर लागू होता है, पहली बात लागू होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हीलियम जो है उसके लिए, आयंस के लिए, लिथियम आयन के लिए, इन पर ही ये जो है बोर एटॉमिक थ्योरी जो है वो लागू होती है, एप्लीकेबल होती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का जो ड्यूअल कैरेक्टर है, ड्यूअल कैरेक्टर मतलब पार्टिकल कैरेक्टर एंड वेव कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर कण तथा एवं वेव कैरेक्टर जो कण का है, पार्टिकल कैरेक्टर, और तरंग, कण और तरंग दोनों के गुण को ये समझा नहीं पाता है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं, कण के भी गुण और तरंग के भी गुण। वो गुण जो है वो बोर के थ्योरी के द्वारा हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय बोर एटॉमिक थ्योरी। इस वीडियो में मैंने आपको बोर एटॉमिक थ्योरी, बोर का परमाणु मॉडल बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का बताऊंगी। थैंक यू।